हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को मैं संजय कुशवाहा आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की जो टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है, उसमें आज के टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हूँ। पृथ्वी की गतियाँ, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम इसमें 50 होगा, 25-25 की 2 वीडियो बनेगी। अगर जरूरत पड़ी 50 क्वेश्चन से अधिक लेकर के आने की तो तीसरी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। और इन 50 क्वेश्चन में या उससे जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा उसमें से इससे एक भी क्वेश्चन आप बाएं नहीं पाएंगे। कोई भी एग्जाम आप देंगे, खास करके वनडे स्तर की, उसमें आपके हर क्वेश्चन यहाँ वाले इस टॉपिक के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पृथ्वी की गतियों से संबंधित तमाम तरीके का, तमाम टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और छोटे बड़े परीक्षाओं में यहाँ से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपको। तो हम लोग आज ये करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल आप लोगों के लिए कोई परीक्षा तात्कालिक रूप से कोई डेट नहीं है, लेकिन तमाम परीक्षाएं लगी हुई हैं और आगे आने वाले समय में चुनाव चल रहा है। दोस्तों, ये अपने देश का महापर्व है और निश्चित रूप में इसमें आप लोग भागीदारी करिएगा अगर आप वोटर होंगे तब। और अगर वोटर नहीं है तो अन्य लोगों को भी मोटिवेट करिएगा कि आप वोटर हैं तो निश्चित रूप में अगली सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निश्चित रूप से दीजिए। क्योंकि अगली सरकार बन जाने के बाद सरकार कौन सी बन रही है उसके साथ शिकवा शिकायत अगर आप करेंगे तो आप गलत होंगे। तो आप सरकार कौन बनाना चाहते हैं, किसकी बनाना चाहते हैं, अपने विचार के अनुसार मतदान निश्चित रूप से करिएगा। 5 चरण के मतदान हो गए हैं, 2 चरण के मतदान और बचे हुए हैं। एक 25 तारीख को होने वाला है और अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को होने वाला है, जो पूर्वांचल के बेल्ट में है। और 4 तारीख को आपका मतगणना होगी, सरकार बनेगी। और हम लोग चाहते हैं कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी सरकार बने। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चुनाव के पर्व में विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, वैचारिक भिन्नता अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस विचार के मत भिन्नता के अलग अलग आपस में किसी भी तरह के टकराव से बचिएगा, पूरी तरह बचिएगा। किसी भी तरह का टकराव आपके लिए, न ही समाज के लिए, न ही देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कभी भी उचित नहीं होगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? दोस्तों, इसके पहले भी हमने आपसे बताया था कि प्रश्न करते समय चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे आप ऑफलाइन करिए, क्वेश्चन टेकअप करते समय क्वेश्चन को 1 से 2 बार हो सके न समझ में आए तो तीसरी बार भी पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन का तथ्य, क्वेश्चन का रूप प्रारूप बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उत्तर क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में फ्रेमिंग बन जाए। इससे आप एक्यूरेट आंसर खोज पाएंगे। दूसरी बात, आपके समय की भी बचत होती है। ठीक, तो इससे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पूछ रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। समय की बात कर रहा है, ये समय पूछ रहा आपसे, कितना अपने अक्ष पर। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है दोस्तों? तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक, नंबर 1 ये होती है घूर्णन गति, और नंबर 2 होती है आपकी परिक्रमण गति। ठीक, ये होती है आपकी रेवोल्यूशन और ये होती है आपकी रोटेशन। ठीक, तो ये 2 गतियां होती है। अब इसी गति में पूछ रहा है कि अपने अक्ष पर, तो ये अपने अक्ष पर होती है, ये
अपने अक्ष पर होती है। तो घूर्णन गति की बात कर रहा है, तो घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो समय लेती है आपका 23 घंटा 56 मिनट का समय लेती है दोस्तों। क्या होता है? 23 घंटा 56 मिनट का समय लेती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, सॉरी बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, बी को ऑप्शन सही है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। ये लगभग 4 मिनट का जो अंतराल है 24 घंटे में, यही पर डे बचते बचते एक साल में 6 घंटे का अंतराल हो जाता है, 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। और 4 साल में 6 चौको 24 पूरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। वही जो 365 दिन में पृथ्वी पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो 365 दिन हो जाता है। और वह क्या होता है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आता है, और लीप वर्ष कितने दिन का होता है? तो 366 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी था सही। एक और भी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग इतने बेहतरीन क्वेश्चन, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतने बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के जो चल रहे हैं, इसमें आप लोगों के सहयोग का ये चैनल, ये संस्था, ये टीम आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल उम्मीद करती है कि आप लोग हम लोगों के पक्ष में थोड़ा सा सहयोग करिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा उस पर लाइक जरूर करिएगा। ये आप लोग, हम लोगों की मेहनताना का आपके तरफ से पुरस्कार होगा दोस्तों। और जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। ये संस्था, ये चैनल के लिए आपकी तरफ से पुरस्कार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी वही रोटेशन की बात कर रहा है, अर्थात परिभ्रमण। जब घूर्णन की बात आएगी तो घूर्णन और परिभ्रमण ये दोनों एक ही शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, मिलते जुलते और एक ही शब्द है, अर्थ दोनों का एक ही है। अपने अक्ष पर घूमती है के कारण निम्न में से कौन सी घटना होती है? इन चारों में से कौन सी घटना होती है? क्या ऋतु परिवर्तन होता है? क्या दिन रात बड़ा छोटा होता है? या दिन रात की घटना होती है? तो ऋतु परिवर्तन इसके कारण नहीं होता है, दिन रात का छोटा बड़ा इसके कारण नहीं होता है, इसके कारण होता है दिन रात की घटना का पाया जाना। दिन रात की घटना का पाया जाना दोस्तों इसके कारण होता है, यानी अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात की घटना होती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के दौरान 24 घंटे में तो 12 घंटे के लगभग का दिन और 12 घंटे के लगभग का रात की घटना होती है। बाकी भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे के सिचुएशन के आधार पर दिन रात छोटा बड़ा हो जाता है, ये आपका अलग बात है। तो इसमें क्या होता है? दिन और रात की घटना का परिवर्तन। ये जो ऋतु परिवर्तन की घटना होती है ये किस कारण होता है? ये परिक्रमण के कारण होता है। ये परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण, ठीक। ये दिन और रात या भी रेवोल्यूशन के कारण होता, रेवोल्यूशन के कारण होता, ठीक। तो रेवोल्यूशन के कारण होता है दोस्तों। तो ये चीजें आपका देखिएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, और पीछे जो आपने दिया है, आपके सीनियर्स ने दिया है, वो सारे क्वेश्चन पहले के एग्जामों में आए हुए हैं या आ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले परीक्षाओं में इन प्रश्नों का सामना आप करेंगे, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? पृथ्वी का परिक्रमण काल, ये परिक्रमण की बात कर रहा है यानी रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, रेवोल्यूशन, ठीक। तो रेवोल्यूशन काल कितना होता है पृथ्वी का? तो ये होता है 365.25 दिन का होता है। उत्तर बी सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रतिदिन जो एक चक्कर लगाती है, यह कितने का होता है? एक चक्कर, सॉरी,
पृथ्वी एक चक्कर क्या करा, परिक्रमण काल कितने का होता है, तो 365 दिन 0.25 दिन का होता है। और यही 2.5 दिन यानी 0.25 दिन जो है बराबर कितने का होता है, 6 घंटे का होता है। ठीक, और यही प्रतिवर्ष होता, प्रतिवर्ष अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त। ठीक, और यही प्रतिवर्ष अतिरिक्त जो होता है, यही जब 6 गुणे 4 कर देंगे तो 6 चौको 24 घंटे यानी एक दिन 4 साल में, 4 साल में होता है। तो चौथा साल क्या होता है, कितने दिन का होता है, 365 दिन का, 366 दिन का ये होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, 366 दिन का एक वर्ष हो जाता है। और यही क्या होता है, लीप वर्ष होता है दोस्तों। क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये परिक्रमण काल कितना होता है, 365.25 दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। पृथ्वी पर दिन और रात्रि की घटना किसके कारण होती है, पृथ्वी पर दिन और रात्रि की घटना किसके कारण होती है। थोड़ा सा कलर देख लीजिए कौन सा अच्छा चल रहा है। चलिए पीला लेते हैं, पीला। ठीक, चलिए तो पृथ्वी पर दिन और रात्रि की जो घटना है, दिन और रात्रि की घटना किसके कारण होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, या पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है, या घूर्णन व परिक्रमण दोनों के कारण होता है, या उपरोक्त सभी के कारण होता है। इसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से साथ साथ करिएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। और आपको हमारे उत्तर बताने से पहले ही कमेंट करना होगा, ताकि आपको ये लगे कि आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है, दिन और रात की जो घटना होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट है। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात की घटना होती है। तो ये चीज जान लीजिए, यानी रोटेशन के कारण, रोटेशन के कारण दिन रात की घटना होती है, दिन रात की घटना। और रेवोल्यूशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण क्या होगा भैया, यहां पर ऋतु परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। और दिन रात का छोटा बड़ा होना होगा। और इसी के कारण क्या होता है, और यह 23.5 अंश पर झुकना, 23.5 अंश पर झुकाव होना भी यही आपका उत्तर इसको भी सपोर्ट करता है। तो ये दो कारण है जो आपका ऋतु परिवर्तन की घटना होती है और दिन रात का छोटा बड़ा होना है, ये दो होता है। और रोटेशन के कारण दिन और रात की घटना होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, इसको बताने का प्रयास करें। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, इस क्वेश्चन को बताएं आप लोग कमेंट के माध्यम से। ठीक, अपने अक्ष पर दिशा पूछ रहा है, किस दिशा में घूमना। एक चीज और दोस्तों, आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन करते हुए कुछ चीजों को
आप तथ्यात्मक रूप से जान लीजिए, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में वो है कि नहीं। पहला तो नहीं है कि नहीं, ये क्या है, इसके बाद सत्य, इसके बाद असत्य, इसके बाद असत्य, इसके बाद असत्य। ठीक, नहीं है कि नहीं, असत्य है कि नहीं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष ध्यान दे करके आप मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 150 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आप बचा लेंगे। और अगर इनका ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप में आप आते हुए 4-5 क्वेश्चन आपसे गलत होगा। इसी को कहा जाता है ह्यूमन एरर, यानी मानवीय भूल, मानवीय गलतियां सबसे होती है, आपसे भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी यही तकनीक है कि उनको थोड़ा सा ध्यान से प्रश्नों को 1 से 2 बार, हो सकता है कि आपने पढ़ा कोई क्वेश्चन और उसमें नहीं पढ़ पाए तो उत्तर आपका दूसरा बदल जाएगा, जबकि कह क्या रहा है क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए ताकि स्पष्ट रूप से क्लियर प्रश्न का प्रारूप समझ में आ जाए, उत्तर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आइए देखिए, दिशा पूछ रहा कि पृथ्वी किस दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। ठीक, तो ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक, घूमती है। इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होता है। इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होता है। ठीक, इसी कारण सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, इमेजिन वाला, हाइपोथेटिकल वाला, कि सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम के तरफ घूमे, पृथ्वी अगर ऐसे घूमने लगे तो सूर्योदय कहां पर होगा। तब सूर्योदय दोस्तों कहां हो जाएगा, पश्चिम में होगा। तब सूर्योदय पूर्व में नहीं होगा, तब पश्चिम में होगा। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उत्तर इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक, आपका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंत पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंत पर झुकी हुई है। तो इसका फैक्ट है सीधा सा आपका 23.5 अंत पर झुकी हुई है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। ऋतु परिवर्तन में सहयोग करती है। ठीक, ये घटना 23.5 अंक पर झुकना, ये ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमण पथ पर, यानी ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है, तो ये इसका परिक्रमण पथ है। तो इस पर पृथ्वी कितने गति से, ये आपकी पृथ्वी है, तो इसकी गति क्या होगी, इसकी गति क्या होगी, क्या होती है। तो इसकी गति अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी की गति होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों।
क्या होती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, मतलब वही सूर्य जब अपने मार्ग पर, सूर्य के चारों ओर जब अपने वित्तीय कक्षा में घूमती है, अपने कक्षा में घूमती है, तब जब अधिकतम, तो दो कंडीशन बनती है, एक अधिकतम दूरी मिलती है और एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सबसे कम सूर्य से नजदीक होती है। ये दो कंडीशन बनती है और दोनों को दो नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दो नाम दिया गया है। और दोनों घटनाएं कब होती हैं इसके कारण उससे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे 4 फैक्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक, यहां पर आपका सूर्य है। ये आपकी पृथ्वी, पृथ्वी को किस कलर से ले लेते हैं? चलिए पृथ्वी को इस कलर से ले लेते हैं, पृथ्वी को इस कलर से ले लेते हैं। पृथ्वी यहां पर ये आपका चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी ये चक्कर लगाती है, तो ये देखिए पृथ्वी अपने न्यूनतम दूरी पर है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहां पर अधिकतम दूरी पर है, यहां पर अधिकतम दूरी, और यहां पर क्या है? न्यूनतम दूरी। ठीक, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। तो ये आपका अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी है। तो होता कब है? इस घटना को, अधिकतम दूरी वाली घटना को अपशौर कहा जाता है, अपशौर, और न्यूनतम दूरी वाली को कहा जाता है, यानी यहां से ले लीजिए दूसरा, इसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है दोस्तों, इसको उपसौर कहा जाता है और इसको अपशौर कहा जाता है। ठीक है, इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका, और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 3 जनवरी को, ये घटना होती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से देखिए, इस क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर फिगर के माध्यम से कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, बात अधिकतम की हो रही है, तो अधिकतम की हो रही है, तो अधिकतम में क्या होता है? अपशौर की घटना होती है। तो ये आपका अपशौर है, यहाँ की बात कर रहा है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। उपसौर की घटना कब घटित होती है? उपसौर की घटना कब घटित होती है? ठीक है दोस्तों, तो उपसौर की घटना, वही अगला क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपका देख ही लिए थे, तो वो चीज एक बार और देख लीजिए। ये आपका, ये आपका सन है, ये आपका सन है और ये पृथ्वी है। तो ये न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। ये न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी पर क्या इसको कहते हैं? और ये क्या घटना 3 जनवरी को होती है और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो यही उपसौर होता है। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, यानी उपसौर कब होगा? 3 जनवरी। ये आपका आंसर होगा 3 जनवरी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। खगोलीय दूरी कितने किलोमीटर की होती है? देखिए खगोलीय दूरी, वही फिगर फिर बनाएंगे, उसके माध्यम से आप क्लियर करेंगे। ये फिगर है आपका सूरज है, ये सन है आपका। ठीक, और ये देखिए ये पृथ्वी है। ये ठीक, तो ये पृथ्वी अपने अधिकतम दूरी पर, ये पृथ्वी अपने औसत दूरी पर, ये पृथ्वी अपने न्यूनतम दूरी पर। ठीक, यहां पर न्यूनतम दूरी है, यहां पर न्यूनतम दूरी, यहां पर अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी,
ठीक है दोस्तों, ये देखिए कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें एकदम क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चन को करके चलेंगे। अगर ये नहीं भी पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए सूर्य से पृथ्वी की ये होती है औसत दूरी, ये होती है औसत दूरी। क्या होती है? औसत दूरी। ठीक है दोस्तों, तो औसत दूरी कितने की होती है? ये अधिकतम दूरी आपको देखिए कितने की होती है और ये न्यूनतम दूरी कितने की होती है, दोनों को देखिए। तो ये जो होती है यहाँ पर, ये जो होती है न्यूनतम दूरी, ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। और ये अधिकतम दूरी होती है 15 ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये औसत दूरी होती है, औसत दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यही आपकी औसत दूरी, यही आपकी यही पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है, खगोलीय दूरी होती है। ठीक, औसत दूरी होती है। ठीक, तो यही औसत दूरी क्या होती है? खगोलीय दूरी होती है। और खगोलीय दूरी क्या होती है? आकाशीय पिंडों यानी ब्रह्मांडीय पिंडों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए खगोलीय दूरी का मतलब प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर ये हो जाएगा, यहां पर देखिएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है? निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा सारी। अब देखिए मैं भी भूल रहा था, जो आपको समझा रहा हूं मुझसे भी मिस्टेक हो रहा था। अगर इसी क्वेश्चन को इमेज करके देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से टेकअप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक है? ठीक, अगर आप क्वेश्चन को, बहुत सारी जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, अगर ये पूछ लिए, अगर आप इसको साइलेंट कर दिए, अगर मान लीजिए इसको साइलेंट कर दिए, इसको साइलेंट कर दिए, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई एक मार देंगे। जिसको आप जानते होंगे, प्रकाश वर्ष जानते हो, प्रकाश वर्ष मार देंगे। कोई दूसरा लड़का पारसेक जानता होगा, पारसेक को मार देगा। कोई लड़का खगोलीय दूरी को जानता होगा तो खगोलीय दूरी को मार देगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है, ये जानना चाह रहा। लेकिन इसमें से ये पूछ रहा है, तब कंफ्यूजन। तो इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, जानते हुए, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर ये देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि नहीं, आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है का मतलब, इसका मतलब कि 3 मात्रक इसमें दूरी के हैं। इसका आशय, इसका आशय, इसका आशय, इसका आशय, इसका आशय है कि इसमें से 3 मात्रक दूरी के होंगे, दूरी के होंगे, और एक मात्रक दूरी का नहीं है, दूरी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी का नहीं है तो उसी को खोजना है, कौन नहीं है, यही तो कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें से देखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है, पास्कल दूरी का मात्रक नहीं है। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है दोस्तों? तो पास्कल आपका है
पास्कल है आपका दाब का मात्रक। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। ठीक, तो ये दाब का मात्रक है और इसका मतलब कि ये आपका 3 दूरी का मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी आपका पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए बहुत ही कितना बेहतरीन प्रश्न है। यह थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तथ्यों को इकट्ठा कर दिया गया। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस प्रश्न को करेंगे। इतना बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोग खोज करके ले आते हैं कि ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया जाए ताकि आपका तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होता हुआ चला जाए और आपके तैयारी इतनी बेहतरीन हो कि आगे किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो उसको एकदम फाड़ के रख दीजिए और सीना ठोकते हुए कह के आइए कि मेरा सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से करके आइए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। ये देखिएगा पहला दूसरा, ये कूट वाला प्रश्न है। ऐसे कूट वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा पेशेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं दिखानी पड़ेगी। ठीक है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होती है, क्या ये सत्य है? आपको ये देखना, सत्य पूछा कि इसमें से क्या सत्य है। मैं पूछा ना कि देखिए सत्य पूछता है, असत्य पूछता है, नहीं, ये 3 बड़ा खतरनाक है। अगर इन तीनों टर्मोलॉजी को जो पीछे पूछ के प्रश्न के पूछ में लगे होते हैं, अगर इसको ध्यान आप नहीं देंगे तो क्वेश्चन आते हुए आपसे 2 4 5 क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। और आप जानते हैं कि मेरिट 1 2 क्वेश्चन की लड़ाई होती है दोस्तों। तो आइए उपसौर की बात करता है, तो उपसौर की घटना क्या 3 जनवरी को होती है? हाँ होती है, ये सत्य है। अपसौर की घटना क्या 23 सितंबर को होती है? तो नहीं होती है, ये गलत है। चलिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकने के कारण क्या ऋतु परिवर्तन की घटना होती है? हाँ होती है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो आपको देखिएगा, आपको 1 और 3 सत्य है, तो आपको 1 और 3 देखिए, इनमें से किसी भी ऑप्शन में क्या है? तो आपका ऑप्शन डी यहां पर मौजूद है दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। विषुवत रेखा की परिधि कितनी होती है? परिधि पूछा है, विषुवत रेखा। अब परिधि तथ्य है आपके दिमाग में, तो जो भी तथ्य उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है, तथ्यों में उपलब्ध है, नोट्सों में उपलब्ध है, विभिन्न जगह पे उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे परिधि पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? विषुवत रेखा की पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा ये देखिए 0 डिग्री आपकी जो अक्षांश रेखा है, यही आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो? विषुवत रेखा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा आपकी इसी पर कह रहा है कि इसकी परिधि कितनी होती है। इसकी परिधि कितनी होती है? तो इसकी परिधि होती है दोस्तों, ये तथ्य है, इसमें आपको जानना ही है, 40,076 किलोमीटर। ठीक, और कर्क रेखा, कर्क और मकर की परिधि, कर्क और मकर की परिधि, कर्क की, ये भी सत्य है, सॉरी ये भी सत्य है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को मैं बताया ना कि गलतियां हो जाती हैं। ठीक, तो गलतियां हो जाती हैं, कैसे गलतियां होती हैं? ऐसे ही, और प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो उन गलतियों को पकड़ने का आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विषुवत रेखा की परिधि कितनी होती है? क्या कर्क रेखा की परिधि के दूनी? हाँ ये सत्य है, दूनी होती है विषुवत रेखा की परिधि। ठीक, और कितनी होती है? तो इतनी होती है, यह भी सत्य है। यानी ए व बी दोनों ये सत्य है, यानी आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा। तो कर्क रेखा की परिधि कितनी होती है? तो कर्क रेखा की परिधि होती है 20,000 आपका 38 किलोमीटर। ठीक, और यही आपकी मकर की भी हो जाएगी। तो कर्क और मकर दोनों की यही है, कर्क ये जो होती है, कर्क व मकर दोनों की। ठीक,
तो कर्क मकर दोनों की परिधि वही है, और तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कर्क रेखा की परिधि की दूनी ये होती है विषुवत रेखा की परिधि, ये सत्य है। और वो कितनी होती है, तो इतनी होती है, तो ये वह भी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी की गति ध्रुवों पर कितनी होती है? पृथ्वी की जो गति है ध्रुवों पर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फिगर ले लीजिए। यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको एक और क्लू मैं बता दूं। अगर आप ज्योग्राफी से परेशान हैं कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए, मेरे को समझ में नहीं आती है, कभी तथ्य दे देता है, कभी कॉन्सेप्ट दे देता है, कभी फिगर से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें आप जान लीजिए मेरे दोस्त कि 40 से 50% ज्योग्राफी आपकी मैप आधारित चलती है। मैप आपको करना पड़ेगा, मैप के ज्ञान को आपको बताना पड़ेगा, मैप से आपको प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ज्योग्राफी सीख पाएंगे। वरना ज्योग्राफी बड़ा मुश्किल होता है, हमेशा परेशान करेगी, हमेशा परेशान करेगी। इसलिए चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो है। तो यही पूछा है ध्रुवों पर, यहां पर और यहां पर पृथ्वी की गति कितनी होती है। तो गति यानी चाल, चाल बराबर होता है, यहां पर देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है दोस्तों। ठीक, तो ये ऊपर वाला हिस्सा यानी जो अंश में होता है, अंश में अगर कोई चीज जीरो हुई तो उसका परिणाम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दूरी यहां पर ध्रुवों पर दूरी क्या होती है, यहां पर दूरी बराबर शून्य है, इसलिए चाल या गति बराबर जीरो बटे समय, कुछ भी आप रखेंगे ये आपका शून्य आएगा, शून्य आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है, देखिएगा शून्य यहां पर दिया है सी, तो इसका ये आपका है। तो पृथ्वी की जो गति है, क्वेश्चन अब ऐसे भी पूछ सकता है पृथ्वी की गति सर्वाधिक कहां होती है। पृथ्वी की गति यहां पर ले लीजिए, पृथ्वी की गति सर्वाधिक भूमध्य पर होती है, भू